नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका इजी वे में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को कोपा ट्रेड के सिलेबस का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, तो आज आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया। मैं आ गया हूं आप सभी को कोपा ट्रेड की पूरी विस्तृत जानकारी देने और उस ट्रेड का पूरा नॉलेज देने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हर तरह से समझाने का मैं प्रयास करूंगा और आप सभी को समझ में आएगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोपा ट्रेड क्या है, इस ट्रेड का स्कोप क्या है, आने वाले फ्यूचर में आप आईटीआई अगर कर चुके हैं तो उसके आधार पर इस ट्रेड का क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आपने इस ट्रेड से किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस ट्रेड को और टेक्नोलॉजी से जुड़ने का प्रयास करते हैं। अब आप सभी तो जानते ही होंगे, कोपा मतलब कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मतलब हो गया कि हम कंप्यूटर को अच्छी तरह से जानें और इसके क्या कार्य हैं, इससे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, ये सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें। तो हम इस ट्रेड में आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम डीपली पढ़ेंगे, विस्तृत तौर पे समझेंगे और हर फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपका वो क्लियर होगा भी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ये जानने से कि सबसे पहले कंप्यूटर होता क्या है। दोस्तों, हम लोग कई बार ये सुने होंगे कंप्यूटर क्या है। हमारे स्कूल में या जब हम लोग छोटे भी होंगे, छोटे छोटे होंगे, जब हम 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ते होंगे तो उस समय भी कभी कंप्यूटर का नॉलेज हमें दिया जाता था। तो उस समय हमें बताया जाता था कि कंप्यूटर क्या है। तो वो डेफिनेशन उस समय से लेकर आज तक चलता ही आ रहा है। लेकिन आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक्चुअली में एग्जैक्टली कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर क्या है ये सभी को पता है कि कंप्यूटर पर हम काम करते हैं, ठीक है, बट कंप्यूटर एग्जैक्टली क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज भी कई लोग और कई सारे स्टूडेंट्स के मुंह से, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं ऐसी बातें सुनता हूं जो मुझे लगता है कि पता नहीं ये कैसे बोल रहे हैं। कंप्यूटर को वो आज भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के नाम से जानते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये मशीन कैसे है। आज के टाइम में मशीन था, ऐसा नहीं कि मैं इसको नकार रहा हूं बात को, मशीन तो ये था, लेकिन आज के टाइम पर ये मशीन नहीं है, ये एक डिवाइस बन चुका है। तो इस तरह के कई सारी चीजें हैं जो आज के स्टूडेंट्स कहीं कहीं छोटे छोटे नॉलेज के अभाव में ये सारी चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये जानने के प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली कंप्यूटर है क्या। व्हाट एग्जैक्टली इज कंप्यूटर। तो चलिए हम समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज कंप्यूटर। मतलब इसमें मैंने जो टर्म जोड़ा है एग्जैक्टली, मुझे इसी को समझना है और आपको भी यही समझना है कि एग्जैक्टली क्यों है। कंप्यूटर तो क्या है वो सबको पता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक पहले मशीन था, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक से बदल के ये कुछ और हो गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक ही। उस समय भी इलेक्ट्रॉनिक था, आज भी इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन उस समय मशीन था, आज डिवाइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सॉफ्टवेयर, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस शब्द से मेरे हिसाब से अननोन नहीं होंगे, अनभिज्ञ नहीं होंगे, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो होंगे गांव से, तो उनको लगता होगा कि हम सॉफ्टवेयर नहीं जानते, लेकिन बोलचाल की भाषा में वो भी इस शब्द को यूज करते होंगे, मैं अगर गलत नहीं हूं तो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फर्मवेयर, अब इन तीन नए शब्दों में जहां तक मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शब्द आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, लेकिन आपके लिए नया होगा तो ये फर्मवेयर। कि ये फर्मवेयर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से इन सारी चीजों को डील करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यकीन ना कहकर मैं गारंटी देता हूं आपको कि एक भी सवाल आपके नहीं छूटेंगे अगर इस तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं तो। मेरा यकीन करिए, एक फर्मवेयर से मिलकर बना होता है जिसका मुख्य उद्देश्य यूजर द्वारा दिए गए इनपुट डेटा को प्रोसेस करके यूजर के समझने योग्य आउटपुट दिखाना है। मतलब कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर का काम है, सबसे पहला तो कंप्यूटर 3 चीजों से मिलकर बना है। जैसे सपोज हम लोग जानते हैं कि इंसान का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है।
उसी तरह बस कंप्यूटर भी तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फर्मवेयर। तो इन तीनों चीजों से मिलकर कंप्यूटर का निर्माण हुआ है और इसका जो मुख्य रूप से कार्य है, कार्य के प्रकार बहुत सारे हैं लेकिन कार्य का जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान दीजिएगा। काम के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क वो बहुत सारे हैं, प्रिंट आउट निकालना, गेम्स खेलना, म्यूजिक देखना, मूवीज देखना, बट इन सभी कामों का जो सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही है कि यूजर द्वारा दिया गया जो इनपुट है, यानी कि यूजर जो चाहता है तो उसकी चाहत को प्रोसेस करना यानी कैलकुलेट करना और उसे उसी की भाषा में समझने योग्य बनाकर दिखाना, यह है इसका काम, जिसका मुख्य उद्देश्य यूजर द्वारा दिए गए इनपुट डेटा को प्रोसेस करना और यूजर के समझने योग्य आउटपुट देना है। मतलब आउटपुट ये नहीं कि आउटपुट दे दिया, आप बोले आम, हम बोले इमली, तो हम भी कुछ बोल ही दिए, तो इसका ये मतलब हुआ कि बोलने के लिए हम बोल दिए लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया। आप कहेंगे अरे हम बोल रहे हैं कुछ, आप बोल रहे हैं कुछ। तो अगर आप किसी चाइनीज आदमी से बात करेंगे तो आप इनपुट देंगे तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, आउटपुट तो देगा, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा क्योंकि वहां जो प्रोसेसिंग हुई वो आपके इनपुट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसीलिए रिजल्ट भी आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग बेहतर तरीके से समझ गए कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या। अब हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर जो है वो काम कैसे करता है, मतलब एग्जैक्टली कंप्यूटर, हाउ एग्जैक्टली कंप्यूटर वर्क। देखिए कंप्यूटर काम करता है ये हम सबको पता है, बट एक्चुअली करता कैसे ये मुझे समझना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो क्वेश्चंस, पहले वाला जमाना खत्म हो गया दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, पहले का जमाना खत्म हो चुका है कि क्वेश्चंस आते थे इनपुट डिवाइस क्या है, इसमें से सेलेक्ट करिए, माउस, कीबोर्ड, इतने आसान क्वेश्चन अब नहीं आने वाले हैं। तो अगर आपको क्लियर करना है कॉन्सेप्ट तो फिर उसको गहन अध्ययन करना ही पड़ेगा। देखिए कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। थोड़ा सा यहां एक नया वर्ड हम जोड़ दिए, बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नया चीज नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये डिजिटल शब्द बता रहे हैं, आगे अभी थोड़ी देर में इसको बढ़िया से डील कर देंगे, ठीक है। इसलिए इस वर्ड पे फोकस ना करने की बजाय आप इस पे फोकस करिए कि हाउ एग्जैक्टली कंप्यूटर वर्क, मतलब कंप्यूटर एक्चुअली में, वास्तव में काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्चुअली में एक आईपीओ साइकिल के रूप में कार्य करता है। अब ये आईपीओ साइकिल क्या है भाई, बता रहे हैं, ठीक है। तो आईपीओ साइकिल के रूप में कार्य करता है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट डिवाइस से रॉ डेटा का मतलब वैसा डेटा जो अभी किसी काम का नहीं है, किसके लिए, यूजर के लिए। मेरे पास ढेर सारा कचरा है, उससे कुछ बन सकता है लेकिन वो मुझे बनाने नहीं आता, तो जिसको बनाने आता है वो रॉ मटेरियल मैंने उसको दे दिया, तो रॉ मटेरियल मैंने उससे दे दिया, तो ये हो गया इनपुट। उसने क्या क्या किया क्या नहीं किया वो सारी चीजें करके उसने एक नया प्रोडक्ट, एक घड़ी बना दिया, तो घड़ी जो हो गया वो हमारा आउटपुट हो गया। और हमारे देने के और उस घड़ी को बनने के बीच में जो काम हुआ वो प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। तो रॉ डेटा प्राप्त करता है और डेटा को उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है, ठीक है, और यूजर के समझ में आने योग्य परिणाम दिखाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए यहां पर ये आईपीओ साइकिल है, तो इस आईपीओ साइकिल में यहां इनपुट दिया जा रहा है। अब इनपुट दिया जा रहा है तो अलग अलग टाइप के डिवाइसेस से इनपुट दिया जा रहा है, चाहे वो इनपुट माउस से हो, चाहे कीबोर्ड से हो, चाहे जिस भी चीज से हो, ठीक है। तो यहां से इनपुट दिया जा रहा है सीपीयू में, यानी कि मशीन में, यानी कि जहां पर कैलकुलेशन प्रोसेसिंग होना है। अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि सर आप तो डिवाइस कब से बोल रहे थे, आप मशीन वर्ड क्यों यूज कर लिए, क्योंकि मैं इसको समझाने के लिए बोल रहा हूं। जैसे आटे की मशीन में, गेहूं की मशीन में डालते हैं, ऊपर से गेहूं, बीच में प्रोसेसिंग और नीचे से आटा, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है
कि यहां इनपुट दिया हमने, अब हम यहां इनपुट दे रहे, सपोज करिए 5 + 5, 5 + 5, इसको ध्यान से समझिएगा तो ये आईपीओ साइकिल आपको समझ में आ जाएगा। तो 5 + 5 हमने इनपुट दिया, ये हो गया हमारा इनपुट। अब इसके बीच में प्रोसेसिंग क्या होगा, तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन है। ये क्या है, हमारा इंस्ट्रक्शन है कि 5 प्लस, इस 5 और 5 को प्लस करो, जोड़ो, इस 5 और 5 को जोड़ना है। यानी कि ये देखिए, उस इनपुट डेटा में दिए गए निर्देश के अनुसार प्रोसेस करता है, यानी अपने मन से वो काम नहीं कर लेगा। आप उसको 5 और 5 दे दीजिएगा तो वो अपने से नहीं जोड़ लेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, प्रोसेसिंग का भी। एक इंस्ट्रक्शन इनपुट का, एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग का, तब जाके वो काम करेगा, क्योंकि वो एक निर्जीव प्राणी है। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पर 5 और 5 इनपुट हो गया, और प्लस का जो हो गया वो क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन। और यहां पर जुड़कर यहां पर मॉनिटर पर क्या दिखाई दिया आपको, मॉनिटर पर दिखाई दिया आपको 10। ठीक है, तो इसी आईपीओ साइकिल पर, आईपीओ का फुल फॉर्म हो गया इनपुट प्रोसेस आउटपुट। एक बार फिर से समझिए, आईपीओ साइकिल का मतलब हो गया इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है वो काम करता है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि इवैल्यूएशन, देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि कोई भी चीज हो, ठीक है, वो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आती है, उसका हर एक चीज का इतिहास है। हमारा, आपका, सभी का इतिहास है, हमारा भी इतिहास है, हम लोग भी अपना इतिहास खुद पढ़ते हैं, तो सभी चीजों का इतिहास है। और चूंकि हमारा मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर है, तो थोड़ा सा इसका इवैल्यूएशन, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री, थोड़ा सा इसका जनरेशन जो कह लीजिए, वो जानना हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इतना ही मान के चलिए कि अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं उसके आधार पर, तो आप उसको कम से कम डील कर सकें। बाद बाकी आपको गहन अध्ययन करके रामायण जानने और महाभारत जानने की उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप भूतकाल में जाके फिर से कोई अपडेशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअली में कंप्यूटर जो है उसका इवैल्यूएशन क्या था, कैसे कैसे वो डेवलप हुआ, किस किस टाइम को उतना कंज्यूम किया, किस किस समय में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज हुई, तो इसको थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे देखिए, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के कंप्यूटर कई साल पहले के कंप्यूटरों के मुकाबले प्रदर्शन में और दिखने में काफी भिन्न हो सकते हैं। मतलब आज आप जो कंप्यूटर चला रहे हैं, तो जब हिस्ट्री ऑफ जनरेशन पढ़कर देखिएगा तो लगेगा अरे ये कंप्यूटर था, समझ में ही नहीं आ रहा है कि काम कैसे लोग करता होगा। तो उस समय के लोग वो बनाए थे, तो उस समय के लोग उस पर काम करते होंगे। आज हम और आप काम कर रहे हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप पे। आने वाले 50 सालों के बाद जब आपके और हमारे बच्चे होंगे, तो वो देखेंगे तो कहेंगे अरे ये डेस्कटॉप, क्योंकि उस समय का टेक्नोलॉजी और फास्ट हो चुका होगा। उस समय कंप्यूटर हाथों में और टेबल पर नहीं होगा, उस समय कंप्यूटर सबके माइंड में होगा, आंखों के सामने ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पर होगा, हाथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। तब उस समय के लोगों को ये जो कंप्यूटर आज का है ना, वो लेंदी लगे, अरे बोलेगा अरे टेबल पर रखा हुआ कंप्यूटर यूज कर रहे थे, बताओ, लेकर जाना पड़ता था। तो इस तरह की चीजें होती थी। हमारे लिए आज का कंप्यूटर कितना अच्छा लगता है उसके मुकाबले, उसी तरह हमारे आने वाले जनरेशन के लिए उसके मुकाबले ये कंप्यूटर लेंदी दिखेगा। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की दुनिया पर जो आने वाले कंप्यूटर हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे वो डेवलप करेंगे, ये सारी चीजें हमको समझनी होंगी। तो हम जान लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन जो था वो कब से कब तक था। तो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन था, इसको हम अच्छे से भी डील करके समझेंगे। फर्स्ट जनरेशन जो था वो 1956 से लेकर, सॉरी माफ करिए, 1940 से लेकर 1956 के बीच का था। और उस फर्स्ट जनरेशन में हमारा जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ, यानी कि वो कंप्यूटर जिस टेक्नोलॉजी पर, जिस तकनीक पर वो बना, वो था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, हमारा जो सेकेंड जनरेशन है वो है 1956 से 1963 तक, जिसके अंदर हमारा यूज हुआ ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जनरेशन था वो था 1964 से 1971 तक, जिसके अंदर हमारा यूज हुआ आईसी। आईसी तो आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि इसके अंदर भी एक छोटा सा सर्किट है। हमारा जो फोर्थ जनरेशन हुआ वो था 1971 से 2010। कई सारे लोग और इंटरनेट पर भी आप देखेंगे तो वहां पर टिल डेट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको बांटा हुआ है, ठीक है, मैंने 2010 तक रखा है, ठीक है। और ये मेरा अपना कोई लॉजिक नहीं है, ये है इतना, ठीक है। तो 1971 से 2010 तक इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके बाद फिर कई सारे कंप्यूटर में बदलाव हुए और एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही नया बदलाव हुआ जो हमारे कंप्यूटर के लिए पांचवा जनरेशन बन के आया, और वो था फिफ्थ जनरेशन, दैट मीन्स एआई टेक्नोलॉजी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धि। अब हम लोग भगवान की बराबरी करने लगे हैं। देखिए, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फिफ्थ जनरेशन 2010 से लेके टिल डेट तक, आज तक हम लोग मशीनों को भी सेंस देने लगे हैं, इसीलिए मैंने ये बात बोली है, ठीक है, माइंड मत करिए इसको। हम लोग मशीन को भी एक छोटा छोटा लॉजिक देने लगे हैं कि अगर हम कुछ उसको ना दें, मतलब जैसे अभी तक हमारे कंप्यूटर का क्या कॉन्सेप्ट था, हमारे कंप्यूटर का अभी तक कॉन्सेप्ट ये था कि भाई इनपुट दो और उस इनपुट में क्या करवाना है ये भी उसको दो, तब जाके वो आउटपुट देगा। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है और इस सिद्धांत पे पहुंच गया है कि अब उसको इनपुट दे दो, लेकिन उस इनपुट के आधार पर वर्तमान स्थिति जैसी होगी उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे एक रोबोट है, उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये पानी का ग्लास ले जाके वहां रख दो, अगर वहां पर ऑलरेडी पानी है तो मत रखना। तो यहां पर इतना सेंस हम उसमें रख देंगे, इस तरह की प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें कि वहां पानी का ग्लास होगा तो वो ऑटोमेटिक नहीं ले जाएगा, नहीं तो सिर्फ इनपुट दे देने से वो ले जाके रख देगा, वहां ऑलरेडी है तभी वो ले जाके रख देगा। तो इस तरह से हम लोग एक सेंसलेस मशीन को सेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सिर्फ संभव हो पाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आज हमारे भारत में या हमारे जो भी टेक्नोलॉजी का अभी करेंट टाइम चल रहा है उसमें रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक एजुकेशन, रोबोटिक वर्क्स, यहाँ तक कि घर के लिए एम्प्लायंस के लिए भी रोबोट्स ही खरीदे जा रहे हैं कि रोबोट्स घर का सारा काम कर दे। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है? रोबोट्स कैसे समझ सकता है कि कहाँ झाड़ू देना है, कहाँ नहीं देना है, कहाँ क्या करना है, कैसे नहीं करना है? ये सारा चीज़ पॉसिबल हो पाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, नैनो टेक्नोलॉजी से। तो ये हमारे 5 जनरेशन है कंप्यूटर के, जिससे गुजर के, माफ करिए, आप और हम भले ना गुजरे हों, लेकिन हमारे जो पहले के लोग थे वो गुजर के आज हमें वो गिफ्ट यहां पर वो दे जा चुके हैं, जिसके कारण एक बड़े से कमरे का कंप्यूटर बदल कर आज हमारे गोद में यानी हाथों में एक लैपटॉप के रूप में आ चुका है, जो एक सूटकेस के अंदर चला जाता है। तो समझ सकते हैं आप कि कितना बड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ा होगा इस डेवलपमेंट को पाने के लिए, इसको अचीव करने के लिए। तो हम इसको डीप में समझते हैं कि हमारा जो फर्स्ट जनरेशन है, जैसे ये देखिए, फर्स्ट जनरेशन हमारा वैक्यूम ट्यूब था, तो वैक्यूम ट्यूब के अंदर ही हमारा फर्स्ट जनरेशन यूज हुआ। सेकेंड जनरेशन हमारा ट्रांजिस्टर हो गया। पिक्चर के हिसाब से आप देख लीजिए तो आपको थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज हो जाएगा कि अच्छा ये चीजें यूज होती थी। सेकेंड जनरेशन हमारा ट्रांजिस्टर हो गया। थर्ड जनरेशन हमारा आईसी हो गया, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन हमारा माइक्रो प्रोसेसर हो गया। आज हम लोग आज के टाइम पे जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं और हमें इतनी जरूरत भी नहीं है कि हम एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी वाला कंप्यूटर यूज कर सकें, यानी कि आर्टिफिशियल कंप्यूटर यूज कर सकें। क्यों करेंगे हमें एक पर्सनल कंप्यूटर की जरूरत है, हमें एमएस वर्ड पे काम करना है, तो हम क्या करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर लेकर, फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर लेकर। तो ये सारी चीजें कि हम लोग आज भी एक नॉर्मल और एक पर्सनल वर्क के लिए, प्रोफेशनल वर्क के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए, जो भी कह लीजिए, उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। और ये आपका हमारा आ गया सबसे लेटेस्ट फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर, यानी कि एआई टेक्नोलॉजी से जो लैस है। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से समझ लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उस पर क्या था, कैसे काम होता था,
क्यों यूज़ हुआ, उसमें क्या खामियां रहीं, क्या उसमें खूबियां रहीं, ये सारी चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। और मैं आपको फिर से एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो सारा फैक्ट्स है, ये जितना सारा पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्पस से मैंने आपको तैयार किया और मैं आपको बता रहा हूं। पढ़ने के लिए इतिहास का कोई अंत नहीं है, किसी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है हिस्ट्री पर। तो आप जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा वो आपको ज्ञान आता जाएगा। लेकिन हमें एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट, ना कि अथाह ज्ञान। क्योंकि अथाह ज्ञान क्या होता है? आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा आपको सही जगह पर ही लेकर जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है, और जैसा कि आपने पहले ही देखा कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड 1940 से 1956 के बीच का था। और इस जनरेशन में यूज होने वाला जो टेक्नोलॉजी था वो था वैक्यूम ट्यूब या थर्मोनिक वॉल्व। थर्मोनिक वॉल्व के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। इसमें जो अब ये तो हम लोग पहले ही अभी समझ लिए कि ये ठीक है वैक्यूम ट्यूब था, उसका इतना इतना टाइम पीरियड था। बट अब ये जान लें कि कंप्यूटर उस समय जब था, काम तो होता होगा, तो काम उस पर होता आखिर कैसे होगा? इनपुट कैसे देते होंगे लोग, कैसे वो प्रोसेस होता होगा और कैसे उसका आउटपुट मिलता होगा? क्योंकि आईपीओ साइकिल जो है, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये जो आईपीओ साइकिल है, आप ये कभी मत समझिएगा कि ये फोर्थ जनरेशन में हम लोग इस आईपीओ साइकिल को यूज कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये आईपीओ साइकिल शुरू से ही आता जा रहा है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का वो इसी पर बेस्ड है। इनपुट दो, प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट आएगा। तो ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आखिर अब ये उसमें कैसे यूज होता था? तो यहां पर होता था इनपुट के लिए पंच कार्ड। जैसे आज हम लोग इनपुट के लिए माउस का यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं, उसी तरह से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में पंच कार्ड का यूज किया जा रहा था। तो इस चीजों को, कॉन्सेप्ट को बहुत गौर से और चील की निगाह से देखिएगा। सवाल अगर इस पर आते हैं तो छूटने नहीं चाहिए। वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पर इनपुट के लिए किस तरह का टेक्नोलॉजी यूज होता था या किस तरह से उसको इनपुट दिया जाता था, तो याद रखिएगा पंच कार्ड, ठीक है, जिसे हम लोग होलोरिथ कार्ड भी कहते हैं। वो आईबीएम कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यानी आईबीएम कंपनी का नाम आप जानते होंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो दुनिया की सबसे पहली हार्डवेयर कंपनी थी, आज भी है। तो इस पंच कार्ड पर हम इनपुट के लिए इसको यूज करते थे, और पेपर टेप पर आधारित होता था इसका आउटपुट। ठीक है, आउटपुट जो होता था वो प्रिंट आउट पर प्रदर्शित किया जाता था। मतलब प्रिंट आउट, अब प्रिंट आउट का मतलब पेपर वाइज नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बाइनरी कोड कॉन्सेप्ट पर काम करते थे। आपसे सवाल अगर कर देता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पर जो वर्किंग कॉन्सेप्ट था वो क्या था, तो वो हमारा था बाइनरी कोडेड, बीसीडी, ठीक है, बाइनरी कोड कॉन्सेप्ट पर वो काम करते थे। तो बाइनरी का मतलब 0-1 के बेसिस पर ही वो काम करते थे। अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स जैसे होंगे एनाइक, एडविक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650, ये सब उसके एग्जांपल्स हो गए। तो आपको क्वेश्चन अगर दे दिया इसमें से कि IBM 701 ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सोच लीजिए। अगर नहीं नॉलेज रहा तो 1 मार्क्स तो 100% आपका ऐसे ही जाएगा। तो बस उतना ही जानना है जितना कि क्वेश्चंस बन के मेरे सामने आ सकता है, ठीक है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि कोई लेडीज जो है, ठीक है, यहां पर मैन्युअली पंच कर रही है, और ये देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये हमारा है पंच कार्ड, ये हमारा पंच कार्ड है जो यहां पर डाला हुआ है। तो कैसे इसमें डेटा, आखिर पंच करते कैसे थे इसको, कैसे इसमें पंच होता था? तो वो ऐसे होता था कि जब हम यहां पर देखिए, ये एक पंच कार्ड का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। इस पंच कार्ड पर कॉलम्स में नंबर्स की संख्या प्रिंट होती थी, ठीक है, 000, 111, 222, 333, इस तरह से प्रिंट होती थी। जहां जिस टाइप का डेटा मुझे चाहिए, जैसे 525, 626, वहां उस डिजिट के पास छेद किए जाते थे, पंच किया जाता था, और तब जाकर वो डेटा तैयार होता था।
तो उसे रीड करना सबके बस की बात नहीं थी। उसे रीड करने के लिए पंच कार्ड रीडर की जरूरत पड़ती थी। याद रखिएगा इसको कि पंच कार्ड को रीड करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती थी हमें फर्स्ट जनरेशन में आउटपुट के लिए, तो पंच कार्ड रीडर की। तो यहां पर जिस नंबर के डेटा चाहिए उसके पास यहां छेद बने हुए देख रहे हैं आप, ध्यान से देखेंगे तो यहां पर छेद बने हुए हैं। तो जो जो डेटा मुझे चाहिए उसके पास हम वहां पर छेद बना देते थे। जो काम ये वो कर रही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था तो जरूर उसकी कुछ ना कुछ खूबियां रही होंगी, खामियां भी रही होंगी। तो उन सारी खूबियों और खामियों को एक बार हम अच्छे से और एक लाइन में सीधे से समझ लेते हैं। जैसे यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें आपका जो एडवांटेज था यानी कि उसकी जो खूबियां थी वो थी कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया, जो उस समय उपलब्ध एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक घटक था। घटक का मतलब डिवाइस था, जो भी कह लीजिए, यानी कि वैक्यूम ट्यूब ही उस समय यूज किया गया, यानी कि जो मात्र एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था। वैक्यूम ट्यूब तकनीक के इस्तेमाल से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाना संभव हो गया। आज हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ये उसी वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी के आधार पर, यानी कि उसका जन्म उसी वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी से हुआ है। भले आज हमें वो ना दिखने को मिले बट उसका जन्म वहीं से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि ये कंप्यूटर मिली सेकेंड में गणना कर सकते थे। मतलब इनका जो कैलकुलेशन स्पीड था वो बहुत अच्छा था, काफी स्पीड में और काफी फास्ट इसका कैलकुलेशन होता था। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ बुराइयों के। हर इंसान में खूबियां और बुराइयां तो होती है ना, ये तो हम लोग नकार नहीं सकते हैं। तो फिर तो ये मशीन है तो इसे हम लोग कैसे छोड़ दें। तो इनके बुराइयों को भी जरा देख लें। अब ये आकार में बहुत बड़े होते थे, ये है पहली इनकी खामी। अब जो कि पहले का कंप्यूटर था तो वो एक एक कमरों के बराबर होता था। जैसा कि आप इंटरनेट पर जाएंगे, खुद सर्च मारेंगे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बस इतना ही, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे कैसे कंप्यूटर होते थे। बड़े बड़े कमरों में बड़े बड़े रैक्स में रखे होते थे। उन्होंने बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत की। अब कंप्यूटर का साइज बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी उतनी ही बड़ी मात्रा में लगे होंगे और उसको बिजली की भी उतनी ही जरूरत होगी। तो यहां बिजली का कंजम्पशन जो था, यानी बिजली का जो यूज था, वो बहुत ज्यादा था। हजारों वैक्यूम ट्यूब के कारण वे बहुत जल्दी गर्म हो गए। अब चूंकि वैक्यूम ट्यूब जो है, आप कहेंगे आपकी गर्म क्यों हो गए, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो है उसका जो बनावट है वो इस तरह का है कि उसमें एक इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर एक एनोड और एक कैथोड है, जिस पर सप्लाई जाते ही वो गर्म होना शुरू हो जाता है और एक तरफ से सप्लाई जाता है तो दूसरी तरफ से उसका आउटपुट निकलना शुरू होता है। तो इस तरह से हीट बहुत ज्यादा जनरेट होता है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। वे बहुत भरोसेमंद नहीं थे। अब उसमें किसी तरह का कोई डेटा सिक्योरिटी या इस तरह का कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता थी। अब अगर वो चल रहा है तो एक बिजली का कंजम्पशन कंप्यूटर पर, और उसको ठंडा रखने के लिए जो एसी चलेगा उस पर अलग बिजली का कंजम्पशन, अलग बिजली का खपत। तो इस तरह का कुछ खामी उसमें रहता था। निरंतर रख रखाव की आवश्यकता थी। अब ये जो कंप्यूटर है इसको हमेशा मेंटेन करके रखना है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो इसको रेगुलर मेंटेन करने की जरूरत थी और मेंटेन एक आदमी के बस की बात नहीं थी। अब आप सोच सकते हैं कि एक कमरे में, एक बड़े से कमरे में कंप्यूटर रखा हुआ है तो वो एक आदमी उसको मेंटेन तो कर नहीं सकता है। तो यहां एक और खामी इसके निकल के आ रही है कि उसके मेंटेनेंस के लिए अलग से रख रखाव करने वालों की आवश्यकता पड़ती थी। महंगा व्यावसायिक उत्पादन, इसका जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन हुआ, यानी कि मतलब बाहर में यूज के लिए, यानी व्यापार के इस्तेमाल के लिए इसको जो बनाया गया तो बहुत महंगा पड़ गया ये। जैसे कि आज हमारे पास जो कंप्यूटर है तो वो प्रोफेशनल भी यूज होता है, पर्सनल भी यूज होता है, कॉमर्शियल भी यूज होता है। तो सबके लिए एक ही जैसा है। अगर एक कंपनी कंप्यूटर बना रही है तो वो कंप्यूटर मैं भी अपने घर में यूज कर रहा हूं और वही कंप्यूटर एक दुकान वाला भी अपने दुकान में यूज कर रहा है, कॉमर्शियल पर्पस पे, मैं पर्सनल पर्पस पे। लेकिन उस कंपनी को किसी अलग तरह का कोई कॉस्टिंग नहीं लगा। एक ही टाइप के कंप्यूटर को अलग अलग तरीकों से यूज कर लिया गया एक ही प्रोडक्शन चार्ज में।
लेकिन यहाँ पर उसका जो व्यावसायिक उत्पादन था यानी कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो था उसका बहुत महंगा पड़ गया। बहुत धीमी गति उसकी जो गति थी वो बहुत धीमी थी। सीमित प्रोग्रामिंग क्षमताएं यानी कि उसमें आप बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस आप नहीं दे सकते थे। केवल मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया है, उसमें जो था वो सिर्फ और सिर्फ मशीनी लैंग्वेज का यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि जैसा मैंने पहले बताया बाइनरी का ही इस्तेमाल किया गया था उसमें सिर्फ। इनपुट के लिए प्रयुक्त पंच कार्ड, अब कोई दूसरा इनपुट का कोई तरीका अभी उसमें नहीं था, जो था वो पंच कार्ड ही था। पंच कार्ड का मतलब एक गत्ते टाइप का कार्ड। आज हमारे यहाँ कोई चीज डिलीवरी होके आती है तो देखते हैं उसका मोटा मोटा गत्ता होता है, उसी टाइप के मोटे मोटे गत्ते जो होते हैं उसी में वो पंच किए जाते थे और उसी पर डेटा बना हुआ होता था। तो बहुमुखी और कम सटीक, मतलब कहने का कि ये जो है बहुमुखी और एक्यूरेसी इसमें बहुत कम था, ये चीजें इसमें नहीं थी। तो दोस्तों आपने देखा कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कैसा था, उसमें क्या खूबियां आई, क्या कमियां थी, ये सारी चीजें आपने देखी। इसको आप अच्छे तरीके से नोट्स करें, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें और जितना बताया गया बस उस पर ही फोकस करें। आई एम श्योर कि आपका एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिया कि कंप्यूटर सच मतलब वास्तव में क्या काम करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसकी जनरेशन कैसी थी, उसका हिस्ट्री कैसा था, ये सारी चीजें हमने आज देखी है। तो अगले क्लास में हम लोग सेकेंड जनरेशन को पढ़ेंगे और फिर उनकी बुराइयों को भी कुछ देखेंगे और समझेंगे कि उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हुआ और उसमें क्या खूबियां थी, क्या खामियां थे, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।